Hello students, so welcome to the Vision Point on CBSE form and myself Amitabh Soni as biology mentor, and today I will discuss about the cytology, that is cell and the unit of life. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट ऑफ लाइफ के रेफरेंस में कि सेल होती क्या है एग्जैक्टली और सेल जो होती है वो कितनी टाइप की होती है। ये जो सेल है एवरीबडी नोज, क्योंकि आप लोगों ने सभी लोगों ने 10th पास करके इस पर्टिकुलर 11th बोर्ड और या 11th नीट प्रिपरेशन के लिए आपने फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे कहीं पे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेल के रेफरेंस में कि व्हाट इज अ सेल। ये सबको पता है और सेल क्या है, दैट इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग बोला है यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं द सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल है, इस सेल के रेफरेंस में अगर हम लोग फर्स्ट टाइम बात करेंगे, ये जो सेल है, ये सेल टर्म दिया किसने, सेल होती कितने टाइप की हैं और स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होती हैं और लार्जेस्ट सेल्स क्या होती हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, ये जो स्मॉलेस्ट सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल्स को हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, इसको बोलते हैं पीपीएलओ, जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा कि माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, केवल सेल वॉल नहीं होती, नो एनी कवरिंग। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग नेकेड प्रोटोप्लाज्म, और इसका नाम है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और ये जो पीपीएलओ इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो सिंगल आइसोलेटेड सेल्स है बेसिकली, जो लार्जेस्ट सेल है। और जो लॉन्गेस्ट सेल है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, दैट इज ए नर्व सेल। जो हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर या एनिमल्स के अंदर ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल। ये तो बात हुई कि कुछ सेल के रेफरेंस में कि स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होती हैं और लार्जेस्ट सेल्स क्या होती हैं। और ये भी आपको पता है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल है इसको फर्स्ट टाइम एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप से रेन ड्रॉप के अंदर फर्स्ट टाइम इस लिविंग सेल्स को देखा, जिसको इन्होंने एनिमल कुली बोला। फर्स्ट टाइम द एंटोनी वॉन लीवेनहुक ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स इन ए रेन ड्रॉप बाय यूजिंग ओन माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने, ये एंटोनी वॉन लीवेनहुक हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा और डिस्क्राइब किया द लिविंग सेल्स विच इज कॉल्ड एज, ये लिविंग सेल्स है जिसको इन्होंने एनिमल कुली बोला, जिसमें इन्होंने क्या बोला, इसको एनिमल कुली। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, एंड रॉबर्ट हुक was also described the cell but which is a dead cell। और वो जो डेड सेल थी उन्होंने बेसिकली प्लांट जिसका नाम है क्वेरकेस स्यूबर, कॉर्क का प्लांट था, उस कॉर्क प्लांट से इन्होंने कॉर्क सेल को आइसोलेट किया बेसिकली। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम दैट सेल्स जो इन्होंने देखी, जो इन्होंने एक्सप्लेन की बेसिकली विच इज ए डेड सेल। और वो जो सेल थी वो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट के फॉर्म में, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर। दिस इज ए each hexagonal compartment is called as a cell। इन्होंने बेसिकली ये जो इनका जो भी डिस्क्रिप्शन था, जो इन्होंने इस पर्टिकुलर सेल के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया, डेड सेल्स के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया, विच इज डिस्क्राइब्ड इन द माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने इस अपने आइडियाज को, डिस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया। तो यहाँ पे बात हुई कि सेल जो होती हैं, अगर आ जाए क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहुक, उस लिविंग सेल्स को जो डिस्क्राइब किया, जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने डिस्क्राइब किया, वो क्या थी, रेन ड्रॉप के अंदर एनिमल कुली की तरह, एनिमल कुली उन्होंने उस सेल को बोला। जबकि रॉबर्ट हुक ने इस पर्टिकुलर टर्म को दिया, सेल टर्म, वो इन्होंने दिया था रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने इस पर्टिकुलर सेल को, जो कॉर्क सेल थी, उस पर्टिकुलर कॉर्क के अंदर इन्होंने देखा कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो थे, ईच हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज कहना चाहिए कि बिहेव लाइक ए cell, and all these descriptions, so all the details are published in the micrographia। ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल के रेफरेंस में।
नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ऑर्किड, रूट्स ऑफ ऑर्किड या एपिडर्मिस ऑफ द ऑर्किड के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी है क्या और सेल थ्योरी दी किसने थी और इसको मॉडिफाई क्यों किया गया। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये जो स्लाइडेन एंड स्वान थे ये बेसिकली कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, एक साथ एक ही टाइम पे इन्होंने दो डिफरेंट अलग अलग व्यूज थे। स्वान जो हैं वो जियोलॉजिस्ट हैं, थियोडर स्वान, और जो आपके मैथियस स्लाइडेन है ये बॉटनिस्ट हैं बेसिकली। तो ये जो बॉटनिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, कई सारे डिफरेंट प्लांट की इन्होंने स्टडीज की और इन्होंने ये बोला कि जो प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हैं, ऑल दीज प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या किया, जो बॉटनिस्ट हैं स्वान हैं, इन्होंने कई सारे डिफरेंट प्लांट की स्टडी की और इन्होंने बोला ऑल दीज प्लांट विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से ये प्लांट्स बनते हैं। लेकिन इन्होंने बेसिकली एक और चीज बताई कि ये जो सेल्स हैं ये आगे चल के क्या करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। दीज सेल्स या दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू, तो वही लिखा है विच फॉर्म ए टिश्यू ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट हैं, ये कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही टाइम पे इन्होंने दोनों ने अपने अपने डिफरेंट व्यूज दिए, क्योंकि ये बॉटनिस्ट हैं तो इन्होंने कुछ प्लांट के रेफरेंस में वर्क किया और ये जियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कुछ एनिमल सेल्स के रेफरेंस में वर्क किया। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है थियोडर स्वान, और इन थियोडर स्वान ने बेसिकली कई सारी एनिमल सेल्स की स्टडी की और इन्होंने स्टडी की डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल सेल्स की, और इन्होंने ये बोला कि जो सेल्स होती हैं विच हैड ए आउटर लेयर एंड विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बोला कि जो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स जो होती हैं विच हैविंग ए thin outer layer which is called as a plasma membrane. It is also explain the presence of cell wall in case of the plant या which is the characteristics of plant cell. इन्होंने एक और बात बोली कि प्लांट सेल के अंदर बेसिकली एक यूनिक फीचर होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। तो इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन लोगों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया बेसिकली, और इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जिसको आगे एक साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया है सेल थ्योरी को, और उन्होंने बोल दिया मॉडर्न सेल थ्योरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल डॉक्ट्राइन एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल लाइनेज। किन्होंने दिया उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोगों को इतना यहाँ पे पता होना चाहिए कि द स्लाइडेन एंड स्वान जो है वो जियोलॉजिस्ट कौन थे और बॉटनिस्ट कौन थे। इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी, इन्होंने सबसे पहली चीज ये बोली, all living organisms which are composed of which is composed of the cell and their product। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी कहना चाहिए कि जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे सेल से मिलके बनते हैं, उनके प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो कहाँ से हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करती हैं। लेकिन इन्होंने जो पहला इन्होंने वर्ड बोला जो ऑलरेडी सेल की डेफिनेशन है कि ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड विच इज देयर प्रोडक्ट। और सेल की डेफिनेशन पता ही है, विच इज ए स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इन्होंने बोला कि जो एक्टिविटीज ऑफ सेल होती हैं, दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म which are the result of sum total of activities and the interaction of the constituent cell। जो सेल के अंदर जितनी भी इंट्रैक्शंस या जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब का टोटल बेसिकली क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी कुछ सेल थ्योरी के बारे में है। तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले याद रखना पड़ेगा। पहला ये कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। दूसरा, इन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, ये तो बोला द सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बट हाउ दे आर फॉर्म एंड हाउ दे आर रीजनरेट, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसलिए थ्योरी कुछ दिनों के बाद रुडोल्फ वर्को ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया कंप्लीटली, और यहां पे इन्होंने ये लिखा है ही डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ द न्यू सेल्स इज फॉर्म। ये एक्सेप्शन कह सकते हैं सेल थ्योरी का, ये एक्सेप्शन था जो इन्होंने बेसिकली दिया था। ये थ्योरी जो है विच डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। इट इज क्लियर। तो ये है सेल थ्योरी के रेफरेंस में।
इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्को ने एक स्टेटमेंट दिया बेसिकली, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है और जो अभी कुछ लास्ट ईयर जो नीट हुआ है 2019-20 में, तो उस एग्जाम में ये पूछा गया था, द रुडोल्फ वर्को एक्सप्लेन द सेल थ्योरी एज। तो ये जो रुडोल्फ वर्को ने जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन की वो एक स्टेटमेंट था। पहली चीज तो उन्होंने ये एक्सप्लेन की, द सेल इज डिवाइडेड। इन्होंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया, द सेल डिवाइडेड एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स बनती हैं, द सेल्स डिवाइडेड एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। और वो जो न्यू सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो न्यू सेल्स अराइज करती है। दूसरी चीज कि ये जो न्यू सेल से अराइज करती हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुली। इन्होंने क्या किया, रुडोल्फ वर्को ने एक बेसिकली सिंपल सी एक बात बताई कि जो भी सेल्स होती हैं वो सेल्स डिवाइड करती हैं, और वो जो सेल्स डिवाइड करती हैं वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं न्यू सेल्स। एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिनिस सेलुला ई सेलुली। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका लिखा हुआ है ओमिनिस सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब ही होता है दीज सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड ही इज मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड कॉल्ड एज सेल डॉक्ट्राइन, सेल लाइनेज एंड मॉडर्न सेल थ्योरी। नेक्स्ट अनदर वन दैट इज ए एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये जो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग बात करें, जो आजकल कोविड में प्रॉब्लम्स है एवरीबॉडी फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस के रेफरेंस में, तो वो जो कोरोना है वो एग्जैक्टली एक वायरस है और वो कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल वायरस है। तो जो वायरस वर्ड है वो वायरस एग्जैक्टली होता क्या है? क्या वो सेल है? नहीं, विच इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स विच इज नॉट ए सेल। अगर वो सेल होती तो उसके अंदर कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स होते, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते, ऐसा नहीं है। वो है क्या? विच इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये जो वायरस है विच डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी, इसलिए हम लोग कहा है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, द वायरस डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी बिकॉज दे डू नॉट मेड अप ऑफ द सेल। ये किससे हैं? ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में या कहीं भी किसी भी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर पड़े रह सकते हैं। और व्हेन इट इज एंटर इनसाइड द होस्ट, जब ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर करेगा देन इट बिहेव लाइक ए लिविंग। ओके, तो ये बात थी कुछ हम लोगों के सेल थ्योरी के रेफरेंस में। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ सेल थ्योरी, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय Sladen and Swan. He stated that all the living organism is made up of cell and their product. The next one is कि all cells is arises from pre-existing cell. इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि how the cells is arises. तो इसको किसने क्लैरिफाई किया? रुडोल्फ वर्को ने बोला that every cells is divided and the new cells is developed from pre-existing cell. जिसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिनिस सेलुला ई सेलुली। ओके, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी विच इज ए सेल थ्योरी। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे आप कभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थियोडर स्वान और ये जो आपके स्लाइडेन हैं, ये साइंटिस्ट जो बने हुए हैं, ये वही सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कभी सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम लोगों को बात करनी है कि जो सेल्स होती हैं ये सेल होते कितने टाइप के हैं। अभी तो हम लोगों ने बात किया कि सेल क्या होती हैं और सेल थ्योरी क्या होती है। अब हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है टाइप ऑफ सेल, मतलब ये सेल कितने टाइप की होती हैं। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेल होती हैं, यहाँ पे जो ये सेल होती हैं वो मेनली 3 टाइप की होती हैं या 2 टाइप की होती हैं। यहाँ पे जो सेल है वो जनरली 3 टाइप की सेल्स होती हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे सर हमने तो अभी तक 2 टाइप की सेल पढ़ी है, लेकिन फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द नीट एंड फॉर द सीबीएसई बोर्ड, यू शुड नो अबाउट द हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल। जनरली जो 2 ही टाइप की सेल होती हैं जिसको आप भी जानते हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो जो जनरली सेल्स हैं उनके बारे में हम अगर बात करें तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लेकिन एक सेल और होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं पहले
कैरियोटिक सेल, और दूसरी है जिसको हम लोग बोलते हैं यू कैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर कुछ बेसिक आपको डिफरेंस भी पता होने चाहिए कि यहां पे जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, अगर यहां पे नॉर्मली हम लोग कहें तो जो प्रो कहा होता है उस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब वो सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। अब इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस किस के अंदर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहां बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल के रेफरेंस में। तो पहले हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल, दैट इज ए बैक्टीरिया। आप लिख सकते हैं बीच, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहां लिख सकते हैं मोनेरा। मोनेरा ग्रुप के अंदर जो यहां पे स्पेशली यहां पे जो प्रेजेंट होंगे वो बैक्टीरिया, बीज, ये सब ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोट का मतलब होता है, यू का मतलब एडवांस, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है जहां एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहां पे अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्लांट एंड एनिमल्स, दैट इज ए प्लांट एंड एनिमल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें एग्जांपल्स भी आपको पता हो गए और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल भी पता हो गए। अब आपको क्या करना है, इनमें मेन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देन वी विल डिस्कस इन द इलैबोरेटेड फॉर्म बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करनी है वो ये है कि यहां पे जो सेल होंगी उनके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। यहां पे जो डीएनए होगा वो डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा। जबकि इस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा लेकिन लीनियर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और लीनियर होगा विद हिस्टोन प्रोटीन, विद हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तो बात हुई, पहला डिफरेंस हुआ कि डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर होगा और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा। जबकि यहां पे जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा और विद हिस्टोन प्रोटीन होगा, लाइक दिस। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और यहां हिस्टोन प्रोटीन, H का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो यहां जो सर्कुलर डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए ऐसे, एंड दिस इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो मेन तो पहले आपको कम से कम इतना डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा एक मेजर डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ दूसरा डिफरेंस ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज एब्सेंट और लेस डेवलप्ड इन द सेंस, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। यहां अगर हम लोग बात करें तो यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट और लेस डेवलप्ड। लेस डेवलप या न्यूक्लियर एब्सेंट का मतलब यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
nucleolus nucleoplasm absent. In case of eukaryotic cell, the nucleus is well developed. Nucleus is well developed. तो यहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा और यहां पे न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा। यहां पे उसे हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट के केस में जो न्यूक्लियस होता है, जो यहां एब्सेंट होता है, वो लेस डेवलप्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जबकि यहां पे हम लोग इसको यहां पे ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हुई होगी कि यहां पे अगर आपसे कोई डिस्कस करे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन and the presence of nucleoid, that is the incipient nucleus, or nucleus is less developed or absent. In case of eukaryotic cell, the nucleus is well developed, means nucleoplasm, nucleolus, chromatin fibers, everything is present in this nucleus. And little bit more difference in case of, in terms of the DNA, वो भी आपको पता होना चाहिए जो नीट में पूछा गया है। वो क्या है? यहां पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहां पे जो डीएनए होता है, वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, यहां पे जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसे लिखा था? ये सिंगल होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, which represent the prochromosomes. ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, ये डीएनए यहां पे सिंगल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा, लेकिन दो नहीं हो सकते, सिंगल ही होते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि these are represent the chromosomes and it is also called as a prochromosomes. तो यहां पे एक क्वेश्चन है, तो how many linkage group are present? How many linkage group are present? या क्वेश्चन आया था नीट में, the in which following example where a single linkage group is present. तो सिंगल लिंकेज ग्रुप केवल एक्सेप्शन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बीजीए के अंदर और मेनली आपके बैक्टीरिया के अंदर सिंगल लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहां पे लिख सकते हैं लिंकेज ग्रुप, दैट इज ए सिंगल, ये एक्सेप्शन है। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर फिक्स होंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहां पे आप कह सकते हैं द यूकैरियोटिक सेल, द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म having a fixed number of chromosomes, having a fixed number of chromosomes. ये जो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल दे, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23। लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23। लिंकेज ग्रुप को अब आप कहेंगे व्हाट इज अ लिंकेज ग्रुप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज ग्रुप। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे जेनेटिक्स में इन द 12th क्लास ऑल्सो। बस यहाँ पे एक समझ लीजिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हों तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं द लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ अगर बात करें तो ये बेसिकली हैप्लॉइड है और यहाँ एक 1/2 नहीं लिख सकते इसे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगल है, इसलिए दीज आर द एक्सेप्शन। बीजीए मेंबर में, प्रोकैरियोट्स में सभी जगह लिंकेज ग्रुप एक होंगे, लेकिन इन केस ऑफ द ह्यूमन, द लिंकेज ग्रुप is 23. Linkage group
दैट इज ए 23। ये 23 लिंकेज ग्रुप होंगे जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि लिंकेज ग्रुप 23 होते हैं ह्यूमन के केस में, और जबकि बैक्टीरिया में या बीजीएम मेंबर के अंदर ये सिंगल लिंकेज ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट और एक और बात करते हैं, बाकी इनके डिटेल में अभी हम लोगों को डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को इलैबोरेटेड फॉर्म में। हम लोगों ने यहाँ पे एक बात बोली कि यहाँ पे जो मेन थर्ड टाइप ऑफ सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल। और ये जो मीजोकैरियोटिक सेल्स है, ये मीजोकैरियोटिक सेल्स, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो शायद इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को पता नहीं होगा। मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। ये वो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जिनके अंदर सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सम ऑफ द कैरेक्टर आर प्रेजेंट एज यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मीजोकैरियोटिक सेल्स है, इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स मेंबर। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट मेंबर। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स मेंबर होते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स मेंबर बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं फायर एल्गी। इनको हम लोग बोलते हैं फायर एल्गी। ऐसा नहीं कि आग लगती है, ये बेसिकली फायर एल्गी इसलिए बोलते हैं कि ये जो एल्गीज होती हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं, और ये एल्गी ज़्यादातर समुद्र के किनारे मिलती हैं। समुद्र के किनारे नाइट में जब ये एल्गी मिलती हैं और बल्क में होती हैं तो ये जुगनू की तरह चमकती हैं, और जब बल्क में होंगी तो ढेर सारे जुगनू चमके तो क्या लगेगा, आग जैसी लगी हुई फील होगी, इसलिए इसको बोलते हैं फायर एल्गी और पायरोफाइट्स। इनको बोलते हैं फायर एल्गी और पायरोफाइट्स। तो ये तो हो गया इनका एग्जाम्पल। अब इनके बारे में बात करने की मीजोकैरियोटिक सेल के फीचर्स क्या होंगे। तो यहां पे अगर हम लोग कहें तो यहां पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होंगे एज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, एज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। ये एज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए था बिल्कुल वैसे ही डीएनए यहां भी प्रेजेंट होगा, सर्कुलर होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जैसा होता है वैसे। लेकिन यहां पे जो न्यूक्लियस होगा, यहां पे जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, nucleus is well developed like eukaryotic cell, like eukaryotic cell। तो ये तो बात है इस मीजोकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में। तो अब आपसे अगर कोई पूछता हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे इन जनरल द टू टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड eukaryotic cell, but another specific cell is also present, that is called the mesokaryotic cell, and which example is dinoflagellates member। ये जो dinoflagellates member होते हैं, ये नॉर्मली जो मेंबर्स हैं ये आपके फायर एल्गीज कहलाते हैं, समुद्र के उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर कैंची या सी शोर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये जुगनू की तरह कुछ चमकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बल्क में जब जुगनू चमकेंगे तो कैसा होगा, फायर की तरह दिखाई देगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फायर एल्गी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होंगी और मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। ओके, तो अब हम लोगों को बेसिक जो अभी हम लोगों ने यहाँ डिफरेंस की बात की प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, अब हम लोगों को इनके इलैबोरेटेड फॉर्म में नेक्स्ट अनदर वन डिफरेंसेस के बारे में बात करना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस में। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स की जो डिफरेंसेस लिखे हैं 8-10 जो भी डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आपको क्लियरली पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे भी कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। कहाँ पे, ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनके बारे में।
तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो मेन बेसिक डिफरेंस इनके साइज को लेकर के, इनके डायमीटर को लेकर के। वो पर्टिकुलर सेल्स जो पहली बार बनी होंगी इस अर्थ के ऊपर, वाटर के अंदर बनी होंगी, कोएसरवेट्स के एग्रीगेट करने के बाद बनी होंगी, जिनको हम लोग प्रोटोसेल्स बोलते हैं, जिनसे प्रोकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन हुआ, वो देखने में बहुत छोटी होंगी, इसलिए इनका डायमीटर कैसा है, छोटा, 0.222 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स हैं, जबकि यूकैरियोटिक साइज का डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर्स डायमीटर्स हैं। तो ये तो पहला डिफरेंस हुआ इनके साइज को लेकर के, जो अगर डायमेंशन आपको याद हो जाए तो बेस्ट, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 2 लाइन आपको पहले ही याद हो गई कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, सर्कुलर इन नेचर, प्रोकैरियोटिक। आगे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स, जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल की बात की कि आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बीजीए मेंबर, इनमें भी एग्जाम्पल्स एनिमल और प्लांट जो अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने बात की यहाँ पे न्यूक्लियस की, कि यहाँ न्यूक्लियस कैसा है, एब्सेंट है या लेस डेवलप्ड है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इस न्यूक्लियस को हम लोगों ने यहाँ पे बोला न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और ये जो न्यूक्लियोइड है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ना सॉरी यहाँ पे ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो वो सब एब्सेंट होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। In case of eukaryotic cell, these are well developed nucleus is present. Well developed nucleus present. ये well developed nucleus यहाँ पे present होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स हैं, वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन होंगी, जैसे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जिसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं, और या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लिखा है इसलिए केवल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल। जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल्स हैं उनमें राइबोसोम्स नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गन्स हैं उनमें ये सारे नाम जो अभी मैंने लिए, दैट इज ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम, ऑल दीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में, दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। अगर हम यहाँ फ्लैजेला की बात करें तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, फंक्शन दोनों का सेम है। अगर ये फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो फंक्शन दोनों के सेम है, दो बोथ दीज आर हेल्प इन द मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऑल दीज आर हेल्प इन द लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो बेसिकली आपके जो दूसरे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर ये जो फ्लैजेला होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे या बैक्टीरिया में डिस्कस करेंगे कि फ्लैजेला वहाँ पे 3 मेन चीज़ों से मिलके बनते हैं, या 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला के, जिसमें हम लोग कह सकते हैं बेस होता है, हुक होता है और फिलामेंट होते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है फिलामेंट का स्ट्रक्चर। ये है आपका हुक, ये है फिलामेंट और ये है इसका बेस। ये यहां पे बेस पे ये है बेस, ये है हुक और ये है फिलामेंट। तो यहां पे लिखा है दिस इज कंसिस्ट ऑफ द 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक। जो प्रोटीन होती है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन के नॉर्मली ये फ्लैजेला बने होते हैं। यहां पे अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजेला की, अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक और चीज कह सकते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, दीज आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, बट हियर दीज आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं फ्लैजेला। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट डिस्कशन है सेल वॉल के रेफरेंस में। हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें डिस्कस करना ओवरव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करें, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल
पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर होती है, म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर होती है। तो ये म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर होगी और यूजुअली प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो आपके यूकैरियोट्स हैं, इन यूकैरियोट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो जनरली विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और वो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। केमिकली सिंपलर यहां पर कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी सेलुलोज की, और जो फंजाई के अंदर सेल वॉल होगी वो बनी होगी काइटिन की, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किसके पॉलीमर होते हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनते हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड। अगर हम यहाँ बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूजुअली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है विदाउट स्टेरॉइड। यहाँ पे इसलिए लिखा है यूजुअली नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस प्लाज्मा membrane it is made up of lipid and protein। दूसरी चीज कि यहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर के मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है, इनवेजिनेट टू फॉर्म ए मीजोसोम, इनवेजिनेट टू फॉर्म ए मीजोसोम। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल यहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होगी, ट्रेस अमाउंट में होगा, बट विच इज नॉट फ्रॉम द मीजोसोम। यहां पे ये मीजोसोम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसकी डिटेल आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अगर इस साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली कुछ रिजर्व पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, वॉलिट्यूल ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं, बट हियर देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट टेक्स प्लेस। अगर ये सेल है, ये अगर सेल है और ये आपके वैक्यूल्स हैं सपोज, इसके सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इन केस ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिखाई नहीं देता है। इसलिए यहां पे लिखा है नो साइटोस्केलेटन और द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट दैट इज साइक्लोसिस इज एब्सेंट, दैट इज साइक्लोसिस एब्सेंट, या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट दैट इज साइक्लोसिस देखने को नहीं मिलती है, जबकि यहां पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होंगे और ये साइटोस्केलेटन के साथ साथ साइटोप्लाज्म जो होगा वो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को शो करेगा। इट इज क्लियर। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था वो था आपका न्यूक्लियस के रेफरेंस में, वो आपको ओवरऑल हर समय याद रहना चाहिए। दूसरा एक डिफरेंस यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के रेफरेंस में, वो भी आप यहाँ पे चाहें तो याद रख सकते हैं। दूसरा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के रेफरेंस में। नेक्स्ट है राइबोसोम्स के रेफरेंस में। राइबोसोम्स जो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स के अंदर दो स्मॉलर या दो सब यूनिट होती हैं। राइबोसोम्स के अंदर क्या होती हैं? दो सब यूनिट होती हैं। यहाँ पे जो सब यूनिट होगी वो सब यूनिट होगी 70S राइबोसोम्स की। 70S स्मॉलर कहते हैं इसको, कि ये स्मॉलर राइबोसोम्स है, क्योंकि यहाँ पे एक है ये, इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरी है ये, इसको बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। ये जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती हैं ये आपकी है 30S की और ये आपकी है 50S की, एंड बोथ दिस कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म ए 70S राइबोसोम्स। ये 70S राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लार्जर राइबोसोम्स। ये जो लार्जर साइज का राइबोसोम्स होता है ये भी मेनली दो सब यूनिट से मिलकर बनेगा। ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट और ये है आपकी लार्जर सब यूनिट। ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट में ये है 40S और ये है 60S, एंड बोथ दीज आर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म ए 80S राइबोसोम्स।
अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो आप बोलेंगे 70S राइबोसोम्स इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक, एंड द 70S राइबोसोम्स के अलावा जो 80S राइबोसोम्स होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को बोलेंगे 80S राइबोसोम्स। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स नहीं हो सकता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल विद इन सेल, जिसे हम लोग वहां बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल। क्यों? क्योंकि वो है कैसा, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होगा वो 70S होगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सब के अंदर 70S राइबोसोम्स होता है। तो ये तो बात हुई इस राइबोसोम्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेल के डिवीजन के रेफरेंस में, कि यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड करती हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करती है। यहाँ पे जो सेल डिवाइड करती हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करती है। तो ये जो बाइनरी फिशन के थ्रू सेल डिवाइड करेंगी, ये बाइनरी फिशन जिससे एक सेल्स के अंदर जब डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जब वहाँ पे होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एंड देन सेल विल बी फाइनली डिफरेंशिएटेड इनटू 2। जैसे सपोज यहां पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और अगर ये बाइनरी फिशन में पार्टिसिपेट करेगी तो ये कुछ ऐसे डिवाइड करेगी। ये न्यूक्लियस डिवाइड किया और अल्टीमेटली ये 2 सेल्स बन गई, तो हो गया बाइनरी फिशन। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। माइटोसिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूत्री विभाजन, और एक मियोसिस होती है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बेसिकली तो हम लोग जो स्टेट लेवल बोर्ड हैं, जो CBSE स्कूल्स हैं, जो थोड़े से आउट ऑफ सिटी होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, नॉट प्योर इंग्लिश एंड नॉट प्योर हिंदी। तो वहाँ यहाँ क्या यूज करते हैं हम लोग, इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये माइटोसिस के थ्रू एनिमल्स या प्लांट सेल्स डिवाइड करेंगी, तो ये जो माइटोसिस होती है उनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। अगर पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल्स में भी 2n 2 सेल्स बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर यहाँ बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स which may be that 2n is equal to 46 जैसे ह्यूमन में, which may is equal to 2n is equal to 14, that is in case of the Pisum sativum or the pea plant. नेक्स्ट अनदर वन कि ये जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अभी मैंने बोला था कि जो डीएनए होगा वो सिंगल होगा। डीएनए कैसा होगा, सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, और कैसा होगा, सर्कुलर। और ये जो सर्कुलर होगा वो सिंगल प्रोक्रोमोसोम्स को या क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जैक्टली कोई ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं है, ये कोई एग्जैक्टली ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं है, लेकिन इट इज कंसिडर्ड एज ए क्रोमोसोम्स। और हमने वहां बोला भी था कि वहां लिंकेज ग्रुप भी एक होंगे। तो ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर इसके रेफरेंस में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस के बारे में। लास्ट पॉइंट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनकी अगर बात करें तो वैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। जब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। यहाँ पे बेसिकली डीएनए का ट्रांसफर होता है, केवल क्या होता है, केवल डीएनए का ट्रांसफर होता है। यहां पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन जनरल द डीएनए विल बी ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ द डीएनए जो होगा वो ट्रांसफर ऑफ डीएनए मेनली, ये जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो मेनली ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हो सकता है, ट्रांसडक्शन की हेल्प से हो सकता है, या कॉन्जुगेशन की हेल्प से हो सकता है। तो जब बेसिकली पेरेंट सेल्स के अंदर डिवीजन होगा और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, तो अगर हम यहाँ बात करें कि इन प्रोकैरियोटिक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, तो आप कहेंगे एब्सेंट। बट दीज प्रोकैरियोटिक सेल वेयर इज नो meiosis will takes place and these are divided, या these are divided by the transfer of the DNA fragment, जिसे कह सकते हैं कि these are
हैविंग ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो हम लोग जब मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में स्टडी होगी इस पर्टिकुलर वर्ड की, जिसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें आता है आपका कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, दैट इज ओवरव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोगों ने आज फर्स्ट लेक्चर्स था ये मेरा, और इसमें हम लोगों ने बात की इस पर्टिकुलर सेल के बारे में कि ये सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, और कुछ डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात की कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के मेन बेसिक डिफरेंस क्या हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो गिव इन नंबर्स पे आप लोग उस कमेंट बॉक्स में जा करके और वो अपनी क्वेरीज को लिख करके हम लोगों को भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।